हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर सेकेंड शिफ्ट का ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्टूडेंट्स, एंड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, और बाकी जो बच्चे बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं ये उनके लिए डिज़ाइन किया हुआ लेक्चर है। तो ये बात करते हैं आज हम एसी फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है, देखिए हमने दो तरह की करंट पढ़ रखी हैं, एक एसी एंड डीसी के बारे में। जनरली कहा जाता है कि एसी वो करंट होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है उसको डीसी कहते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है वो समझते हैं, और ये एसी क्या है वो समझते हैं। देखिए, व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। ये आपको जो करंट दिख रही है, ये करंट में आपको एक फ्रीक्वेंसी दिख रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, जैसे आपकी कोई क्लासेस हैं वो मंडे चलती हैं और वेनसडे चलती है और फिर चलती है फ्राइडे। तो आप देखेंगे कि हर क्लास के बीच में गैप है। ये गैप है, तो इस गैप का मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग चल रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड को फॉलो कर रहा है। इसी को हम अल्टरनेटिंग कहते हैं। अल्टरनेटिंग इज द करेंट विच कॉन्स्टेंटली चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड विच रिवर्स डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। ये रेगुलर इंटरवल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर इंटरवल के बाद देखिए यहाँ से कब स्टार्ट होता है, और ये फिर कहाँ स्टार्ट होता है, यहीं पर फिर से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब एक 2π रेंज के बाद ये अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है, जैसा था वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बिकॉज द चेंज इज सो रेगुलर, ये रेगुलर होता है, इसलिए वोल्टेज एंड करंट हैव नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएट विद सच वेव फॉर्म। क्योंकि ये रेगुलर होते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। देखिए, जितने भी नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, इसका जो यूनिट है जनरली हम डिपेंड करते हैं साइकिल पर सेकंड। अब मैं आपको बताता हूँ साइकिल पर सेकंड का क्या मतलब है। जैसे एक सर्किल है, ठीक है, एक पार्क है और उसमें एक सर्किल बना हुआ है। तो आप जॉगिंग करने के लिए जाएंगे, रनिंग करने के लिए जाएंगे, तो आप देखेंगे एक सेकंड में आप इस गोले के कितने चक्कर लगा। इट इज़ नॉट फिजिबल, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि आप एक चक्कर लगा लेंगे। फिर भी आप ऐसा करिए कि कोई कोशिश करिए कि ऐसा हो सकता है। तो हम इसी को कह सकते हैं कि एक सेकंड में जितने चक्कर लगाते हैं, उस जैसे हम एक सेकंड में 5 चक्कर लगा रहे हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 50, 5। और हम 50 लगा रहे हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होगी 50। ठीक है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडिया में, जनरली जो लाइट आती है हमारे पास वो 50 फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब क्या होता है, 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि अगर इसका टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड 1/f होता है। ठीक है, अगर मैं 1/50 करूँ तो ये कितना आएगा 20 मिली सेकेंड्स। कितना आएगा 20 मिली सेकेंड। इसका मतलब ये है कि एक, जैसे बल्ब है, कोई हमारा जो बल्ब होता है घर में लगा हुआ, ये एक सेकंड में 20 बार ब्लिंक करता है, बुझता है जलता है, बुझता है जलता है। दिखता नहीं है हमको लेकिन वो होता है। तो इसकी यूनिट क्या है, हर्ट्ज़ है। ठीक है, इसको जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ टाइम पीरियड। मैंने आपको बता दिया टाइम पीरियड क्या होता है। टी जो होता है वो 1/f होता है कि पर्टिकुलर कितने टाइम पीरियड में वो अपने आप को चेंज कर रहा है। और एम्पलीट्यूड तो जानते ही हैं, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है उसका मान। जैसे कोई वेव ऐसे चल रही, तो ये वाला जो एम्पलीट्यूड था ना, ये वाला मैक्सिमम पोजीशन, इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये इधर ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, जनरली एम्पलीट्यूड को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलते, एम्पलीट्यूड इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो हमारा वो वैल्यू होती है जो मैक्सिमम होती है, वही एम्पलीट्यूड कहलाती है। अब देखिए, एसी फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एसी फंडामेंटल्स में जो इक्वेशंस है हमारी, वो कई तरह के हमारे पास बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में और एवरेज वैल्यू के बारे में। ये आपको पढ़ना है, समझना है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक, हिंदी में अगर बोलें हम तो क्षणिक। इंस्टेंटेनियस का मतलब है क्षणिक, और एवरेज का मतलब है उसका सम। मतलब एक तरीके से एवरेज क्या है इसका। तो अगर मैं आपको इधर समझाना चाहूँ, देखिए इसमें मैं कहूँ यहाँ किसी टाइम इस पर 6 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद इस वाले टाइम पे आपको कितना वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज की इक्वेशन है तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, तो ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और मैं पूछ रहा हूँ एवरेज वैल्यू बताओ, तो आप इसको सम करोगे, एवरेज वैल्यू निकालोगे, तो ये एवरेज वैल्यू कहलाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है
द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे इस वाले इंस्टेंट पे कोई भी वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। और एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज कर दीजिए, यहाँ पे आपको एवरेज निकालनी, तो सारे इंस्टेंट को जितनी भी वैल्यूज होगी इन सबको क्या कर दीजिए, एवरेज निकाल लीजिए सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। यहाँ पर जितने भी होंगे उनका सब आप क्या निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है। सिंस द वोल्टेज इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू एंड डिक्रीजेज बैक टू जीरो वन, एवरेज वैल्यू मस्ट बी वैल्यू बिटवीन दो टू लिमिट। कहने का मतलब ये है कि हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होती है और फिर मैक्सिमम पहुंच जाती है, फिर ज़ीरो आ जाती है। तो जो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो एवरेज होना चाहिए वो ज़ीरो से बीच में लाए करना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पीक वैल्यू क्या होती है? देखिए, पीक वैल्यू का मतलब होता है, ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये ऐसा कोई ग्राफ बना लीजिए। पीक वैल्यू का मतलब होता है ज़ीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू को हम पीक वैल्यू कहते हैं। और पीक टू पीक का मतलब होता है पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के बीच का अंतर। पॉजिटिव पीक और नेगेटिव, जैसे ये है, इतना पोर्शन आपका कहलाता है पीक, और इतना पूरा पीक टू पीक ये कहलाता है पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है पीक और पीक टू पीक वैल्यू, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पीक के बीच में कितना डिफरेंस है, ये कहलाता है पीक। ठीक है। अब हम एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन करके दिखाते हैं आपको कि एवरेज वैल्यू का, किसी एसी वेव की एवरेज वैल्यू का और रूट आरएमएस वैल्यू दोनों का हम आपको डेरिवेशन बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। देखिए, हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब ये होता है कि हम उसकी, अभी मैंने आपको बताया कि उस इंस्टेंट से पहले के सारे इंस्टेंटेनियस पॉइंट को आप सम कर लीजिए या फिर उसका एवरेज निकाल दीजिए। ठीक है, और वन पर्टिकुलर साइकिल में। तो हमें अगर मीन निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हम जिस वैल्यू पे निकाल रहे हैं उस वैल्यू का इंटीग्रेशन कर दीजिए उस टाइम पीरियड में, और नीचे वो टाइम पीरियड, ये इसकी ये इक्वेशन होती है। तो हम इस वेव के लिए हम निकाल रहे हैं, तो हमें इसका एवरेज निकालना है। तो हमने ऊपर इसकी इक्वेशन क्या है, जैसे ये वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, ये इस ग्राफ के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसकी कोई क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी ले लीजिए, क्योंकि साइन वेव जैसा है, कॉस ओमेगा टी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही आई नॉट साइन ओमेगा टी ले रखा है, और हम इसको जो है इसका जो एवरेज निकालना है वो ज़ीरो टू टी बाई टू में निकाल रहे हैं। ये टी बाई टू है, ये टी है, तो टी बाई टू तक हमने इसका वेव फॉर्म निकाला, इंटीग्रेशन किया ऊपर, और नीचे टाइम पीरियड ज़ीरो टू टी टी। इसका हम जब इंटीग्रेशन कर लेंगे, इट इज़ वेरी इजी, इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा। ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो बचता है वो बचता है टी अपॉन टू अपॉन पाई इंटू पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अगर हमको मीन निकालना है किसी भी साइन वेव का या कोसाइन वेव का, तो वो टू अपॉन पाई इंटू आई एम, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होता है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, ऐसी वोल्टेज में निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टार मार्क है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट मीन स्क्वायर आपने बचपन में ही पढ़ा होगा 11वीं-12वीं क्लास में। आई एम अपॉन रूट टू होती है किसी भी वैल्यू का अगर एवरेज आर एम एस वैल्यू निकालनी है आपको, रूट मीन स्क्वायर, इसका डेरिवेशन में नहीं बताऊंगा। तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू का क्या कर दीजिए, रूट टू से डिवाइड कर दीजिए, वही उसकी क्या निकल आती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकल आती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर, इसका डेरिवेशन भी होता है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है आप रूट मीन करके उसका रूट ले लीजिए उस इक्वेशन का, आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी स्क्वायर का, और फिर अंडर रूट करके उसको निकाल लीजिए। वो उतना ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, आई एम अपन रूट टू। ठीक है, अब हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। एवरेज हमारा क्या होता है, देखिए एवरेज हमारे जो हमारी पावर होती है वो हमारे कई सारे चीज़ों पर डिपेंड करती है। एवरेज वैल्यू का मतलब ये है, या तो आप लिख दीजिए वी इंस्टेंटेनियस वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, ये अगर लिखेंगे आप तो ये एवरेज वैल्यू से ज़्यादा एसी वैल्यू निकलेगी। दूसरा, अपॉन रूट टू से इंटू अपॉन कर दीजिए, या फिर मैं आपको सिंपल बताता हूँ। वी एवरेज अगर आपको निकालना है तो वी एम
IM अपॉन √2 अपॉन √2 cos फाई। ठीक है, ये होता है आपका। और अगर आपको VM फॉर्म में नहीं चाहिए तो VRMS और IRMS में लिख दीजिए और cos फाई से इंटू कर दीजिए। cos फाई क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। रजिस्टर के लिए 1 वैल्यू होती है, और अगर प्योर इंडक्टर है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू हो जाती है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। स्टार मार्क करिएगा, फॉर्म फैक्टर आ जाता है। फॉर्म फैक्टर RMS अपॉन, ये वोल्टेज भी हो सकता है, करंट, और एवरेज के बीच के रेशियो को हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। जनरली ये साइन वेव के लिए 1.11 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको दो मोटी मोटी बातें बताई, इतना याद रखिए आप कि आपकी जो एवरेज वैल्यू है, अगर करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो 2/पाई इंटू IM मैक्सिमम वैल्यू। अगर यहाँ वोल्टेज होगा तो वोल्टेज हो जाएगा। और RMS वैल्यू क्या होती है? RMS वैल्यू का मतलब जो मैक्सिमम पीक है उसको √2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी RMS वैल्यू है। ठीक है, ये देखिए पीक टू पीक वैल्यू दिखाइए, इसमें पीक वैल्यू दिखाइए और RMS वैल्यू दिखाइए। RMS वैल्यू का मतलब होता है जब वो 70.7% को रीच कर लेता है, उसको ही हम RMS वैल्यू कहते हैं। ठीक है, RMS वैल्यू का डेरिवेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है। फिर भी आप कर सकते हैं, जो मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ले लीजिए आप, क्या स्क्वायर ले लीजिए, उसका रूट निकाल दीजिए, और लास्ट में आपको जो वैल्यू मिलेगी ये यही मिलेगी, E0/√2 या RMS अपॉन √2। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लेके आया हूँ यहाँ पर। RMS और फॉर्म फैक्टर क्या होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, 101%। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। फॉर्म फैक्टर आर एम एस अपॉन क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है, 1.11 होता है, किसके लिए? साइन वेव के लिए। पीक फैक्टर मैक्सिमम अपॉन एवरेज वैल्यू होता है, 1.414 इसकी वैल्यू होती है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, पीक फैक्टर में मैक्सिमम आता है, और दोनों के देखिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर में याद करने का तरीका बताता हूँ। नीचे एवरेज ही आएगा, ये कन्फर्म है। फॉर्म फैक्टर है तो RMS आएगा, पीक है, पीक का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, तो ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब फेजर्स की बात करते हैं। फेजर्स क्या होता है? जैसे आपने वेक्टर्स पढ़ा था जी, फेजर्स होते हैं। फेजर्स क्या होते हैं? जैसे देखिए किसी भी वेव के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एम्पलीट्यूड और एक होती है उसका फेज़। फेज़ का मतलब उसकी कितना फेज़ है। देखिए यहाँ से अगर ऐसे कोई क्वेश्चन चल रही है तो एक तो ये एम्पलीट्यूड अपने साथ लेके चल रही है, और एक फेज़ मतलब कितने एंगल से, ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती थी, ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती थी, तो ये कितने फेज़ से है, कितने फेज़ से ये चल रही है। फेज़ मतलब एक एंगल समझ सकते हैं हम, तो उसी को हम कहते हैं फेज़र्स। देखिए E0 साइन ओमेगा टी, इसमें जो आपका मैग्नीट्यूड है वो E0 है, और इसमें थीटा कितना है? 0 डिग्री है। थीटा मतलब फेज जो है 0 डिग्री। इसमें देखेंगे आप I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा में थीटा कितना है? यही आपका फेज है, प्लस माइनस थीटा। I0 क्या है? आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये किस फ्रीक्वेंसी से घूम रहे हैं, ये ओमेगा टी बताती है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ये घूम रहे हैं फेजर्स। ठीक है, इसको हम फेजर्स कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन जो है, phasor is a quantity which varies sinusoidally with time and represent as the projection of rotating vector। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर्स तो नहीं होते हैं जनरली, ये फेजर्स होते हैं जो स्पेस में घूमते हैं। ठीक है, आगे आपको जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेज़र डायग्राम्स क्या होते हैं? फेज़र डायग्राम जो होते हैं वो 360 डिग्री पे मूव करते हैं, मतलब स्पेस में वो मूव करते हैं। स्पेस में कितना डिग्री अवेलेबल है? 360 डिग्री। अगर ये मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में, देखिए ये इस फिगर से समझते हैं। जैसे ये फिगर है, ठीक है, इसमें एक आपको वेव दे रखी है, ये ऐसे करके, ये 0 डिग्री फेज़ है, इसमें कोई और वेव तो है नहीं, तो इसका जो वैल्यू रखेंगे, अगर यहाँ पर ए इसका मैग्नीट्यूड है तो A साइन ओमेगा टी हम लिख देंगे। लेकिन आप ये देखेंगे यहाँ पर दो वेव दे रखे हैं A और B, तो A और B के बीच में जो फेज़ डिफरेंस है वो फाई का है। क्या है? फाई का है। ए और बी के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? फाई का। अब फाई कुछ भी हो सकता है। बी जो वेव है, ये वाली जो वेव है, ये आगे चल रही है, इसका मतलब कि पॉजिटिव एंगल होगा, और ए इससे पीछे चल रही है। अगर मैं इक्वेशन लिखूँ इनकी, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और इसका अगर ये करंट की वेव है, तो साइन ओमेगा टी मैं अगर किसके लिए लिखूँ? ए के लिए लिखूँ तो माइनस थीटा लिख दूँगा। अगर
और बी के लिए लिखूँगा तो प्लस थीटा रख दूँगा, मतलब प्लस थीटा से ये आगे चल रही है और प्लस थीटा से पीछे चल रही है, ये हम देखते हैं। इसी को लैग और लीड कहते हैं। बी वाली जो है वेव वो लीड है और जो ए वाली वेव है वो लैग है। लैग मतलब पीछे रहना और लीड मतलब आगे रहना, ठीक है। तो ये आप नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डायग्राम नोन एज अ फेजर डायग्राम नोन दिस इज द अनदर वे समझते हैं। देखिए ए और बी, अब ए और बी फेजर है, ये रहा ए और ये रहा बी। अब इनका एक रिजल्टेंट भी होगा, वो यहाँ दिखाया हुआ है रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका रिजल्टेंट आ गया। ऐसे हम फेजर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। फेज़ एंड फेज़ डिफरेंस मैं जो बता चुका हूँ। फेज़ का मतलब, फेज़ डिफरेंस का मतलब ये होता है, फेज़ का मतलब वो कितने एंगल से चल रहा है और फेज़ डिफरेंस का मतलब उनके बीच में कितना डिफरेंस है, वही हमारा फेज़ डिफरेंस कहलाता है। इनको डिग्री और रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने जानते हैं लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा रजिस्टेंस और रिएक्टेंस क्या होता है। ठीक है, रजिस्टेंस सबको जानते हैं, मैंने कई सारे वीडियोज़ में बता चुका है। जो हमारे को एक बाधा उत्पन्न करे उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस अ फोर्स, रेजिस्टेंस इज़ द फोर्स दैट स्टैंड्स टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस हम एसी वेव्स आती हैं, एसी इक्वेशंस आती हैं, एसी टर्म्स, वहाँ पर ये रिएक्टेंस उत्पन्न हो जाता है। और रिएक्टेंस के दो टर्म हैं। अगर एल की रिएक्टेंस है, मतलब एल की बात है, तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं एक्सएल। और अगर कैपेसिटर के साथ है तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ये बाधा होती है जब हम एसी देते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर में, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल से। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है और ओमेगा सी जो होता है ये बाधा ही है 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, ये होती है रिएक्टेंस। मतलब हमारा कहने का मतलब जो रजिस्टर और जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर कितनी बाधा उत्पन्न करता है, वो आर नहीं करता, एल नहीं करता, सी नहीं करता, वो कितनी करता है, एक्सएल करता है। ऐसे ही अगर कैपेसिटर है तो वो कितनी बाधा उत्पन्न करेगा, एक्स सी उत्पन्न करेगा। ये आपकी रिएक्टेंस कहलाती हैं। ये दो टाइप की होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने ओमेगा एल और ओमेगा सी, ठीक है। इनके यूनिट क्या होंगे, इनके यूनिट ओमेगा ही होता है क्योंकि ये बाधा है, इनको हम ओमेगा में ही बताते हैं। अगर इन दोनों को जब हम कंबाइंड करते हैं, जैसे कोई रिएक्टेंस है और कोई रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, इन दोनों को अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, Z इक्वल्स टू, जैसे अभी निकाला था, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये एक तरीके से फेज़र ही हैं दोनों। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है √r² प्लस एक्स स्क्वायर। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, देखिए पावर फैक्टर क्या होता है कि रियल पावर, जैसे वोल्टेज और करंट, ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ये करंट की इक्वेशन, ये आपस में कितना एंगल बनाते हैं, इसके कोसाइन को ही हम, कोसाइन मतलब कोस थीटा को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई सिस्टम है, कोई सर्किट है, उसमें दो ही चीज़ें दिखेंगी। एक तो आपको वोल्टेज दिखेगा और एक आपको करंट दिखेगा उसमें जाने वाला। उसमें चाहे रजिस्टर लगाओ, इंडक्टर लगाओ, तो वो उसकी वोल्टेज और करंट के बीच में क्या एंगल है और उसका कॉस थीटा ले लो, वही पावर फैक्टर आपका कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन और होती है कि आपकी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, ये तीन पावर होती है हमारे इलेक्ट्रिकल में। डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा पावर के बारे में। इस एक्टिव पावर और इस एपरेंट पावर के बीच में जो एंगल होता है उसका कोसाइन ले लीजिए, वही आपका पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है। वही आपका क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। द इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन दी मैग्नेट, ये मैं बता चुका हूँ जब मैंने RLC का एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में, कि इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है। और कैपेसिटर किस फॉर्म में यूज़ करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में या फिर चार्ज के रूप में, ये आपका एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये मैंने बताया कोसाइन को ही हम कोसाइन ले लेंगे फेज़ डिफरेंस का, उसी को हम इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें वोल्टेज दे रखा है, ये इसमें करंट IR बह रही है, इनके बीच में रजिस्टर में तो कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता, जैसे वोल्टेज होगा वैसे ही आपकी करंट उसी डायरेक्शन में चलेगी। तो इनके बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो इसका पावर फैक्टर cos 0, थीटा कितना है 0, तो cos 0 का मान कितना हो गया, cos 0 का मान हो गया 1। cos 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। cos 0 बराबर cos 0 का मान कितना होता है, 1।
कॉस थीटा या कॉस ज़ीरो का मतलब 1। तो इसलिए कहते हैं कि प्योर रजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। और एक्टिव पावर को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वॉट में। ठीक है, पावर के लिए एक अलग इक्वेशन बनाएंगे। अब प्योर इंडक्टर सर्किट है। प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब ये है कि इसमें याद रखना बिल्कुल कंठस्थ, इंडक्टर करंट, जो करंट होती है इसमें बहने वाली करंट, वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। मतलब अगर करंट यहाँ पर है तो वोल्टेज यहाँ पर होगा। वोल्टेज कहाँ होगा, ये लीड करता है। इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो जो आगे वाली क्वांटिटी होती है वो लीड करती है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज में जो इधर वाली क्वांटिटी वो आई लैग करती है। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, यही मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडक्टर में वोल्ट करंट लैग करती है कितनी डिग्री, 90 डिग्री। किसमें, इंडक्टिव सर्किट में। ये बिल्कुल याद रखना। इसकी इक्वेशन भी ऐसे देख सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। पाई/2 का मतलब लैग कर रही है करंट। और सेम अपोजिट होता है कैपेसिटर सर्किट में। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता तो उसमें करंट कितनी हो जाती है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 होता, और ये आई साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री होता। तो उसमें करंट लीड करती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि कितना कितना पावर फैक्टर होता है। रजिस्टिव सर्किट में 0 डिग्री एंगल होता है। एल और सी में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। लेकिन एल और सी में याद रखिएगा कि इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करती है और कैपेसिटिव सर्किट में वो लीड करती है। तो ये आपका इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट के बारे में बात करेंगे तो वो लैग करेगी 0 से 90 डिग्री के बीच में, क्योंकि प्योर में तो ये 0 डिग्री होता है और प्योर इंडक्टिव सर्किट में 90 डिग्री होता है, तो उसके बीच में लैग करेगी। ऐसी आरसी सर्किट होता तो उसमें भी 0 to 90 डिग्री लीड करती है, करंट जो है लीड करती है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है, ई अपॉन ई जेड। जेड क्या है, इम्पीडेंस। कैपेसिटिव सर्किट में भी बता सकता हूँ कि इसमें जो है आपकी वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री, या उल्टा कह सकते हैं करंट आपकी लीड करती है 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही इन दोनों सर्किट में 90 डिग्री के बीच में होगा एंगल, करंट जो है लीड कर रही होगी, ये मैं बता चुका हूँ। आरएलसी सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरीज़ आरएलसी सर्किट के बारे में क्या है। देखिए, मैंने एक सीरीज़ बना रखी है एसी फेजर सर्किट के बारे में, कि जे क्या होता है, आरएल सर्किट क्या होता है। ठीक है, वो जो सीरीज़ है मेरी वो 1 साल पुरानी सीरीज़ है। तो आप अगर उन 10 वीडियोज़ हैं उस प्लेलिस्ट इस वीडियो लेक्चर के मैं डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूँगा, और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये एसी फंडामेंटल्स हायर स्टडीज़ लेवल पे भी क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसको 0 लेवल पे देखेंगे आप। तो मैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो सारे वीडियोस इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो देखिए, यहाँ पर वोल्टेज VL में VL है, ठीक है, और एक कैपेसिटिव सर्किट में है। तो इन दोनों को अगर सीरीज़ RLC का मतलब है, एक R सर्किट लगा दिया, एक L लगा दिया और एक C सर्किट अगर हमने लगा दिया तो इसको RLC सर्किट कहेंगे। और इसमें जो फेज़ होगा, क्या वोल्टेज होगा, वो ये होता है सब कुछ। इसे करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है, नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा कैसे हुआ। ठीक है, तो ये वो, क्योंकि वोल्टेज जो है जे का कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे देखेंगे फेज़ डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये 3 फेज़ सर्किट के बारे में है कि 3 फेज़ सर्किट 2 तरीके के होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, स्टार और डेल्टा। 2 कनेक्शन होते हैं, स्टार और डेल्टा। ये रहा आपका डेल्टा। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि जो स्टार में वोल्टेज होता है, फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज होते हैं, तो इसमें करंट लाइन और फेज़ बराबर होती हैं। लेकिन जो लाइन वोल्टेज होता है वो √2 टाइम्स फेज़ वोल्टेज होता है। और डेल्टा में आपको उल्टा याद रखना है कि इनके फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं, लेकिन इनकी करंट, लाइन करंट √3 टाइम्स होती है फेज़ करंट की। ये 2 बात याद रखनी है। बाकी ये 3 फेज़ पावर के बारे में है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे देख सकते हैं। बता देता हूँ, जो टोटल पावर होती है हमारे घरों में जो आ रही है पावर, जो हमारे स्विच बोर्ड से आती है, वो कितनी पावर होती है, वो उसी पावर को हम कहते हैं एपरेंट पावर, जिसका नाम है √3 VI। VI मतलब वोल्टेज और करंट, V लाइन वोल्टेज है, I लाइन करंट है। और इसको और फॉर्म में रखेंगे तो 3 फेज़ वोल्टेज और I फेज़ वोल्टेज, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो √3 टाइम्स होता है। ट्रू पावर √3 VI cos फाई और रिएक्टिव पावर √3 VI sin फाई।
ये इसकी एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, ट्रू पावर है। पावर पे मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा। तो ये फंडामेंटल्स के बारे में है। थोड़ा थोड़ा एसी के बारे में हमने बात की कि एसी होता क्या है, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें थी, ठीक है। और अभी तो स्टार्ट करेंगे एसी फंडामेंटल्स के, कई सारे वीडियोस आएंगे आपके पास, तो हमने ये पढ़ लिया। बाकी जो मैंने आपको बताया कि मेरी एक प्लेलिस्ट है एसी फेज़र की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसे ज़रूर देखिए। उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है, और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव